हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस क्लास नंबर 153। और आज हम लोग आइडियल जेनेटिक मटेरियल की स्टडी करेंगे कि एक जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए और कौन सा बायोमोलिक्यूल उन सभी कैरेक्टर्स को फॉलो करता है जो एक जेनेटिक मटेरियल में होने चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए क्या क्या शर्तें होती है, मतलब वो बायोमोलिक्यूल के अंदर ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए जो जेनेटिक मटेरियल बनने के लायक हो। तो क्राइटेरिया देखेंगे, उसके अलावा हम देखेंगे कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स, इन तीनों में से कौन जेनेटिक मटेरियल के क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है। देखो अब तक के हमने जितने भी वीडियोस देखे हैं पहले आप उन्हें देखो, तभी आपको आगे ये जो क्राइटेरिया है वो समझ में आएंगे। फिलहाल यहाँ तक जो हमने वीडियोस देखे हैं, बनाए हैं, उसमें हमने ये सीखा है कि जो मेन जेनेटिक मटेरियल है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में वो है डीएनए। अब ऐसे कौन से क्राइटेरिया थे जो प्रोटीन्स और आरएनए फुलफिल नहीं करते, जिसकी वजह से डीएनए इज द बेस्ट जेनेटिक मटेरियल। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्राइटेरिया अगर हम देखें तो वो ये होता है कि वो बायोमोलिक्यूल जो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करना चाहिए वो खुद को रेप्लिकेट कर सके। देखो अगर कोई जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है तो उसको नेक्स्ट जनरेशन में अगर भेजना है तो उसका रेप्लिकेशन ज़रूरी है। सेल डिवाइड होकर नेक्स्ट सेल बनेगा तो जो जेनेटिक मटेरियल का भी ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो अगर जेनेटिक मटेरियल खुद से रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा तो नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचेगा कैसे। इसलिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया वो ये है कि इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। डीएनए की बात करूँ तो हाँ, डीएनए रेप्लिकेट होता है, आरएनए भी रेप्लिकेशन शो करता है, बट प्रोटीन्स रेप्लिकेट नहीं करते। अब अगर प्रोटीन्स रेप्लिकेट नहीं करते तो हम ये सोचेंगे कि सर फिर बॉडी में इतने सारे प्रोटीन्स आते कहाँ से है। जैसे बहुत सारा कोलेजन है हमारी बॉडी में, बहुत सारे प्रोटीनेशियस एंजाइम्स है, तो ये अगर रेप्लिकेट नहीं कर रहे तो इतनी सारी कॉपीज़ कहाँ से आ रही है। तो ध्यान रखना, प्रोटीन्स कभी भी ज़ेरॉक्स होकर या रेप्लिकेट होकर नहीं बनते। प्रोटीन्स हमेशा डीएनए का जो जीन है उस जीन के ट्रांसक्रिप्शन और बाद में उसके ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन्स बनते हैं। तो जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वही सारे प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोटीन खुद से रेप्लिकेट नहीं होता। तो पहला क्राइटेरिया में प्रोटीन फेल हो गया और डीएनए और आरएनए दोनों उसको फुलफिल करते हैं। सेकेंड क्राइटेरिया में अगर देखूँ तो वो जो जेनेटिक मटेरियल है इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। क्यों? क्योंकि अगर वो स्टेबल नहीं होगा, विद टाइम अगर वो रिएक्ट कर गया या सोचो उसके अंदर चेंजेस आ गए तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं पहुंच पाएगी। अगर कुछ चेंजेस आ गए हमारे जेनेटिक मटेरियल में तो उससे आने वाले बदलाव की वजह से हमारा फिनोटाइप भी चेंज होगा। इसलिए हमेशा एक जेनेटिक मटेरियल शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, मतलब वो बहुत कम रिएक्टिव होना चाहिए। तो अगर डीएनए को देखूँ तो डीएनए केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल है, आरएनए स्टेबल नहीं होता मॉलिक्यूल। अब ऐसा क्या डिफरेंस है आरएनए और डीएनए में जिसकी वजह से डीएनए तो स्टेबल है बट आरएनए अनस्टेबल है। वो हम थोड़ी देर में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वाई डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। प्रोटीन्स की मैं बात करूँ तो प्रोटीन्स तो बिल्कुल स्टेबल होते नहीं। ज़रा सा आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो प्रोटीन्स वहीं पर डीनेचर हो जाते हैं। हल्का सा आप उसका पीएच वेरी करोगे प्रोटीन्स का तो प्रोटीन्स डीनेचर हो जाते हैं। और प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन हमें पता है कि प्रोटीन्स अगर एक बार डीनेचर हो गए तो वो आपको रीनेचुरेशन शो नहीं करते। तो प्रोटीन ये भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता। तीसरी बात करूँ अगर मैं क्राइटेरिया की तो इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस, दैट इज पास इट्स इंफॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस कैरेक्टर्स। हमें अच्छे से पता है कि डीएनए किस तरह से अपने अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको एमआरएनए में कन्वर्ट करता है और एमआरएनए में जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन अब प्रोटीन्स में जाती है। यानी कि हर जेनेटिक मटेरियल अपने आप को एक्सप्रेस करे और फिर आगे कैरेक्टर्स डेवलप हो। तो डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है, बिल्कुल कैसे करता है, सेंट्रल डॉग्मा के थ्रू डीएनए एमआरएनए और फिर एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। आरएनए की बात करूँ तो आरएनए भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है बाय मेकिंग प्रोटीन्स, लेकिन प्रोटीन्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। तो प्रोटीन इस क्राइटेरिया में भी फेल हो गया और डीएनए आरएनए दोनों इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। फोर्थ कैरेक्टर तो इट शुड प्रोड्यूस वेरिएशंस। जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो वेरिएशंस प्रोड्यूस करे। वेरिएशन प्रोड्यूस करने से क्या होगा, एवोल्यूशन होगा। हमें अच्छे से पता है कि जैसे जैसे एनवायरमेंटल चेंजेस या दूसरे चेंजेस आते हैं वैसे वैसे स्पीशीज़ इवॉल्व होती है। और जो आप जितना ज़्यादा अपने आप को किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करना चाहोगे आपको उतने ज़्यादा वेरिएशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यस, एवोल्यूशन इज़ मस्ट और एवोल्यूशन के लिए वेरिएशंस आर मस्ट। तो डीएनए बिल्कुल वेरिएशंस शो करता है, म्यूटेशन होता है डीएनए, आरएनए में भी म्यूटेशन होता है बट प्रोटीन्स में वेरिएशंस नहीं आते। यानी कुल मिला के ये जो 4 क्राइटेरिया है एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल के, ये चारों क्राइटेरिया प्रोटीन फॉलो नहीं करता।
डीएनए चारों को फॉलो करता है, आरएनए 3 फॉलो करता है, बट जो मेन क्राइटेरिया यानी कि ये स्टेबल मॉलिक्यूल होना चाहिए, तो आरएनए उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता, फुलफिल नहीं करता, तो इसलिए डीएनए इज द बेस्ट जेनेटिक मटेरियल। अब हम लोग डीएनए और आरएनए में डिफरेंसेस देखेंगे यहाँ पे, और इसके साथ ही हम देखेंगे कि क्यों डीएनए ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर्ड टू आरएनए, और क्यों डीएनए और आरएनए में से डीएनए इज़ अ बेटर जेनेटिक मटेरियल। पहले हम डिफरेंसेस देखते हैं। देखो, सबसे पहला डिफरेंस है इनमें पेंटोज शुगर का। हमने जिस जो न्यूक्लिक एसिड का वीडियो है हमारा, उस वीडियो को देखो, हमने वहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्यों डीएनए और आरएनए को ऐसा नाम दिया गया। तो हमने उस वक्त डिस्कस किया था कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इसके अंदर जो शुगर होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए में जो शुगर होती है वो होती है राइबोज। और इन दो शुगर में जो मेन डिफरेंस है वो इसके दूसरे कार्बन पे आता है। और दूसरे कार्बन पे क्या डिफरेंस है कि डीएनए के सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जबकि आरएनए के सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो केवल ये डिफरेंस होता है डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर में। नेक्स्ट, नाइट्रोजनस बेसिस की बात करूँ तो ये भी हम पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि डीएनए के अंदर एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन नाम के 4 नाइट्रोजनस बेसिस है। आरएनए में एडिनाइन, ग्वानिन और साइटोसिन तो कॉमन है, बट यूरासिल अलग है, यानी कि डीएनए में प्रेजेंट है अगर थाइमिन, तो आरएनए में प्रेजेंट है यूरासिल। बाकी एडिनाइन, ग्वानिन और साइटोसिन दोनों में कॉमन रहते हैं। नेक्स्ट, कैटालिटिक एक्शन की बात करें। कैटालिटिक एक्शन मतलब कौन एंजाइम की तरह काम करता है। व्हाट इज अ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी रिएक्शन में पार्ट लेता है, उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में हेल्प करता है, लेकिन खुद उस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब कि उसके अंदर किसी तरह का चेंज नहीं आता, बस उस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है कोई भी कैटलिस्ट। तो डीएनए कभी भी कैटालिटिक एक्टिविटी शो नहीं करता, लेकिन आरएनए इज कैटालिटिक। आरएनए एंजाइम्स की तरह काम करता है। बहुत से बायोमोलिक्यूल्स, ये बहुत सी हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस ऐसी है जिसमें जो आरएनए है वो एंजाइम की तरह काम करता है, और ऐसे एंजाइम्स जो बेसिकली आरएनए से बने हैं उनको हम कहते हैं राइबोजाइम्स। हमने ये लाइन सुनी होगी कि मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, यानी जो करीब 99% जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो आरएनए के बने होते हैं जिन्हें हम कहते हैं राइबोजाइम्स। तो ये प्रूफ करता है कि आरएनए कैटालिटिक एक्शन शो करता है, बट डीएनए कैटालिटिक एक्शन शो नहीं करता। नेक्स्ट डिफरेंस देखो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स में। तो डीएनए अगर मैं बात करूं तो हम सबको पता है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, और आरएनए मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, यानी कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होंगे और आरएनए में एक ही स्ट्रैंड होता है। बट डिफरेंसेस जो एक्सेप्शंस हैं वहाँ पर हमेशा देखने को मिलेंगे। साइंस में आपको हमेशा एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। अगर मैं डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड में एक्सेप्शंस की बात करूं तो 5174 नाम का एक बैक्टीरियोफेज है, इसको हम कहते हैं 5174 बैक्टीरियोफेज। इसके अंदर जो डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो ये वो बैक्टीरियोफेज है 5174 जिसमें हमें सिंगल स्ट्रैंडेड देखने को मिला। बाकी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड ही रहता है। उसी तरह से कुछ ऐसे एक्सेप्शंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के भी है, मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिसमें आरएनए डबल स्ट्रैंडेड रहता है, और उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है रियो वायरस जिसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलेगा। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। नेक्स्ट अगर डिफरेंस बात करें तो रिएक्टिविटी की बात करेंगे कि डीएनए और आरएनए में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो अगर कंपेयर करूं तो डीएनए इज लेस रिएक्टिव देन आरएनए। आरएनए की रिएक्टिविटी ज्यादा रहती है। थोड़े टाइम में हम लोग आएंगे इस टॉपिक पे कि व्हाई आरएनए इज मोर रिएक्टिव। स्टेबिलिटी की बात करें तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो उतना ही कम स्टेबल होता है। नहीं, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। जो जितना ज़्यादा रिएक्शन शो करेगा वो उतना कम स्टेबल होता है, यानी इस लिहाज से डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। म्यूटेशन रेट की बात किया जाए कि कौन ज़्यादा म्यूटेट करता है, तो डीएनए में कम म्यूटेशंस देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू आरएनए। उस पर भी रीज़न में मैं आऊँगा थोड़ी देर में कि वाई आरएनए शोज हायर रेट ऑफ म्यूटेशंस। और जेनेटिक मटेरियल की तरह कौन काम करता है, तो देखो डीएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल आज के टाइम पे कौन है, डीएनए। और आरएनए कुछ वायरसेस है जिनमें जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। इनफैक्ट जो वायरसेस का जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन ही ऐसा है कि हमने वायरस को 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक है डीएनए वायरसेस और एक है आरएनए वायरसेस। और ये एक नीट का भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो काफ़ी बार नीट में आया है कि वायरसेस के अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए, आरएनए या दोनों। तो अपना आंसर होगा, देखो क्लियर सा बता रहा हूँ मैं, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी वायरस में
डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट हो ही नहीं सकते। या तो उस वायरस में डीएनए प्रेजेंट होगा या फिर उस वायरस में आरएनए प्रेजेंट होगा। कभी भी ऐसा कोई वायरस नहीं हो सकता जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट है, दोनों साथ में कभी भी प्रेजेंट नहीं होते। तो कुछ वायरसेस जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, जैसे हमारे जो काम के जो दो सबसे बढ़िया एग्जांपल है, वो पहला एग्जांपल है एचआईवी और दूसरा एग्जांपल है टीएमवी। इन दोनों में ही आपको ध्यान रखना है कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और यही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। टीएमवी मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस। ये दोनों ही एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों आरएनए वायरस है। और नीट में भी ये क्वेश्चन आ रखा है कि एचआईवी और टीएमवी किस तरह के वायरस होते हैं, तो ये दोनों आरएनए वायरस हैं। और क्यूबी बैक्टीरियोफेज, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है। क्यूबी बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। नेक्स्ट लेंथ की बात करूँ तो डीएनए और आरएनए के लेंथ का कंपैरिजन करें तो डीएनए अगर हमने देखा था, हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि अगर हम लोग एक मैमेलियन सेल का डीएनए निकालें तो वो करीब 2.2 मीटर के आसपास उसका लेंथ रहता है। तो डीएनए का लेंथ काफ़ी लंबा रहता है। आरएनए का लेंथ एज कम्पेयर टू डीएनए इज मच शॉर्टर, काफ़ी छोटा रहता है आरएनए का लेंथ एज कम्पेयर टू डीएनए। बाकी आरएनए का लेंथ डिपेंड करता है अलग अलग टाइप्स ऑफ आरएनए के ऊपर, कोई ऐसा फिक्स्ड नहीं होता। अब सबसे बड़ा सवाल जो बहुत समझना ज़रूरी है हमारे लिए कि क्यों डीएनए आरएनए से एक बेहतर जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है। यहाँ से ध्यान से सुनना जो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं और इस काफ़ी थोड़ा मुश्किल है इस चीज़ को समझना। तो आइए मैं आपको यहाँ पे ट्राई करता हूँ आपको अच्छे से इसको समझाने की। देखो सबसे पहला जो मेन रीज़न है कि वाई डीएनए इज ए बेटर जेनेटिक मटेरियल, तो एक चीज़ तो हम पहले ही सीख चुके हैं कि आरएनए ज़्यादा रिएक्टिव है तो कम अनस्टेबल है, इसलिए डीएनए ज़्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल है। क्यों? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल अगर रिएक्टिविटी शो करेगा तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे पास होगी, इसलिए डीएनए इज़ अ बेटर जेनेटिक मटेरियल। और उसका जो रीज़न है वो रीज़न है उसकी पेंटोज शुगर में। वापस ले चलता हूँ आपको, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। देखो राइबोज में हमने कहा था कि जो शुगर होती है उसमें राइबोज में प्रेजेंट होता है OH, जबकि डीऑक्सी राइबोज में क्या प्रेजेंट होता है H। बिकॉज डीऑक्सी राइबोज में एक OH कम है, कौन से कार्बन पे? सेकंड कार्बन पे, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। बिकॉज OH ग्रुप एक रिएक्टिव ग्रुप रहता है, ठीक है। तो डीऑक्सी राइबोज के सेकंड कार्बन पे OH नहीं है, जबकि राइबोज ग्रुप के सेकंड कार्बन पे OH प्रेजेंट है, इसलिए राइबोज इज मोर रिएक्टिव। अब आरएनए के हर एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर राइबोज प्रेजेंट है और हर राइबोज में सेकंड कार्बन पे एक और OH प्रेजेंट है, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव रहता है। नेक्स्ट रीज़न देखें तो बिकॉज आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है तो ज़्यादा रिएक्टिव है। कैसे? ये देखो आप एक बार ये डीएनए का फिगर देखो। डीएनए के फिगर में नाइट्रोजनस बेसिस कहाँ प्रेजेंट है? दो डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच के इंटीरियर में, मतलब इसको यहाँ पे और यहाँ पे इसके बीच में नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, तो इसका रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाता है। जबकि आरएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस सीधे एक्सपोज्ड है सरफेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये वहाँ दूसरा स्ट्रैंड नहीं है, तो ये किसी तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना पाते, इसलिए बिल्कुल एक्सपोज्ड रहते हैं सरफेस, तो ये ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं। जबकि डीएनए में ये इनसाइड दी मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिविटी शो नहीं करते। तो ये सेकेंड रीज़न है। और यही रीज़न है कि म्यूटेशंस जो हैं आरएनए में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बिकॉज आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है तो आराम से एक नाइट्रोजनस बेस रिप्लेस किया जा सकता है, जबकि डीएनए में ये करना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस ऑलरेडी अटैच्ड होता है किसी दूसरे नाइट्रोजनस बेस पे। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस फ्री है तो वो इजीली म्यूटेशन शो कर सकता है। तो ये वो दो रीज़न थे जिसकी वजह से डीएनए वाज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल। तीसरा रीज़न देखें तो आरएनए खुद कैटालाइटिक एक्शन शो करता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करता है, इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव है। चौथा बहुत अच्छा रीज़न एनसीईआरटी ने भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो थाइमिन है, डीएनए के अंदर थाइमिन होता है, आरएनए के अंदर यूरासिल होता है। थाइमिन नाइट्रोजनस जो बेस है उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है डीएनए रिपेयर की। अब बिकॉज थाइमिन केवल प्रेजेंट है डीएनए में, आरएनए में नहीं है, तो डीएनए रिपेयर इज अ फंक्शन ऑफ थाइमिन, और थाइमिन आरएनए में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए डीएनए बिकम्स मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसमें रिपेयरिंग कैपेबिलिटी भी प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ थाइमिन। नेक्स्ट रीज़न, हमने जब डीएनए की स्टडी की थी तो हमने देखा था कि जो डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड और डबल हेलिक्स मॉडल है वो उसको एक एडिशनल
डायमेंशन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हाइड्रोजन बॉन्ड्स और जो डबल स्टैंडर्ड अरेंजमेंट है ये और ज़्यादा स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है डीएनए को, इसलिए डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो आरएनए के स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल रहता है। और आरएनए फास्टर रेट पे म्यूटेशन शो करता है, इसलिए वो एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल नहीं है। हालांकि हमें म्यूटेशंस चाहिए ताकि एवोल्यूशन हो, बट म्यूटेशन अगर बहुत ज़्यादा हाई रेट पे है तो इससे कई बार ऐसे म्यूटेशंस होते हैं जो हार्मफुल म्यूटेशंस हो सकते हैं, और उस हार्मफुल म्यूटेशन की वजह से हो सकता है कि वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर ही नहीं पाए, वो उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी में कुछ चेंजेस ले आए जिससे वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाए। तो ये कुछ 6 रीजंस है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि डीएनए इज ऑब्वियसली अ बेटर जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए। अब बिकॉज डीएनए ज़्यादा स्टेबल है इसलिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए ये ज़्यादा उपयुक्त न्यूक्लिक एसिड है। एनसीईआरटी की एक लाइन है, यहाँ पे सुनिएगा। एनसीईआरटी ने लिखा है कि द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, एज और विद चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल इतना स्टेबल होना चाहिए कि वो उसकी लाइफ साइकिल के साथ चेंज ना हो, एज बढ़े तो उसमें चेंजेस ना आए, या फिर ऑर्गेनिज्म के फिजियोलॉजी के हिसाब से उसमें किसी तरह के बदलाव नहीं आए। इतना स्टेबिलिटी एक जेनेटिक मटेरियल शो करना चाहिए। अब एनसीईआरटी ने एक पैराग्राफ में ये एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है वो डीएनए की स्टेबिलिटी को प्रूव करता है। हमने हमारे कल के वीडियो में देखा था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में, हमने पूरी स्टडी की थी और वहाँ पे हमने जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था तो वो क्लियर सा कहा था कि ग्रिफिथ ने ये कहा था कि एक ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस ज़रूर ऐसा है जो डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, बट ग्रिफिथ ने डीएनए का नाम नहीं लिया था। अब ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें उसने जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस की बात की थी वो हमें बाद में पता चला कि वो डीएनए है, और उस एक्सपेरिमेंट से कैसे प्रूव होता है कि डीएनए इज स्टेबल वो मैं आपको यहाँ पे जरा सा समझाऊंगा। देखो, इसको देखने से पहले आप एक बार ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो देखो अच्छे से, तो वो एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा, तभी आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आएगी। ग्रिफिथ ने जो अपना सबसे लास्ट में जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उसने क्या किया था कि जो एस स्ट्रेन था उसको हीट किल किया। हीट किल करने के बाद में बैक्टीरिया तो डेड हो गया, जैसे उसने उसको हीट किल किया बैक्टीरिया डेड हो गया, और उस इंक्रीज्ड टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से जो उसके अंदर का जो डीएनए है वो क्या हो गया, डीनेचुरेशन हो गया उसका। डीनेचुरेशन मतलब उसके दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो गए, सेपरेट्स, उसी को हम कहते हैं डीएनए का डीनेचुरेशन। थोड़ी टाइम बाद में उसमें जब ग्रिफिथ ने कुछ टाइम बाद में जब टेम्परेचर वापस नॉर्मल पे लेके आए हम लोग, तो डीएनए क्या हो गया, रीनेचर। हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं डीएनए और प्रोटीन के बीच में डिफरेंस, कि डीएनए जब डीनेचुरेशन शो करता है तो रीनेचुरेशन भी शो करता है, लेकिन प्रोटीन्स अगर डीनेचर हो गए तो उनका डीनेचुरेशन इज इरिवर्सिबल, वो वापस से रीनेचुरेशन शो नहीं करते। तो आपने जब उसको हीट किल किया तो डीएनए डीनेचर होकर स्ट्रैंड्स सेपरेट हो गए, जब नॉर्मल टेम्परेचर पे लाए उसको तो डीएनए वापस क्या हो गया, वापस उसका रीनेचुरेशन हो गया, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स वापस आ गए। अब ये डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, सोल्यूशन के अंदर, और ये डीएनए एब्जॉर्ब कर लिया बाद में किसने, आर स्ट्रेन ने। और अब ये डीएनए की वजह से उनके चारों तरफ एक कैप्सूल का प्रोडक्शन हुआ और आर स्ट्रेन किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, एस स्ट्रेन के अंदर। कुछ ऐसा कि रफ स्ट्रेन लिया था और हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन था, माउस को इंजेक्ट किया। अब बिकॉज आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब वो निमोनिया कॉज करेगा, जिसकी वजह से माउस की डेथ हो गई। अब कुछ सवाल है मेरे पास। पहला सवाल ये है, ध्यान से सुनिएगा इसका आंसर भी, और एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ है तो एग्जाम में ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट से बहुत अच्छे से पूछा जाता है और हम लोग यहाँ गलती करते ही करते हैं। सवाल ये है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के लिए कौन बेहतर है, आरएनए या डीएनए। पहले मैं आपको बताता हूँ कि जेनेटिक का जो इन्फॉर्मेशन है उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। देखो, सबसे पहले तो जो डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, जो कोड की गई इन्फॉर्मेशन है, वो ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से किस में पहुँचती है, एमआरएनए में, और एमआरएनए बाद में ट्रांसलेट करके इस इंफॉर्मेशन को प्रोटीन्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड देन टू प्रोटीन्स। अब अपने को प्रूव करना है कि ट्रांसमिशन में बेहतर कौन है, आरएनए या डीएनए। तो देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के लिए आरएनए पे डिपेंड करेगा, यानी पहले डीएनए आरएनए को इन्फॉर्मेशन देगा, फिर आरएनए इसकी इन्फॉर्मेशन यूज करके प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, यानी डीएनए आरएनए पे डिपेंड करता है। और यही मैं आरएनए की बात करूँ तो आरएनए अपनी इस इन्फॉर्मेशन को सीधा ट्रांसमिट कर रहा है प्रोटीन्स को, यानी एक स्टेप ये कम लेता है, जबकि डीएनए एक स्टेप ज़्यादा लेता है। तो इस चीज़ की वजह से हम कहते हैं कि आरएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की ट्रांसमिशन के लिए एक बेहतर न्यूक्लिक एसिड
रहता है। दो स्टेटमेंट सुनना अच्छे से। डीएनए इज बेटर फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को किसी मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्टोर करके रखना है तो हमें डीएनए बेहतर लगता है। क्यों? क्योंकि डीएनए ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है, लंबे टाइम तक वो उतना स्टेबिलिटी शो कर सकता है, लेकिन आरएनए रिएक्टिव होता है। और जब सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि आरएनए इज बेटर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अगर ट्रांसमिट करनी है तो आरएनए बेटर है, बिकॉज आरएनए डायरेक्ट इस प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन्स में अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर लेगा, लेकिन डीएनए को आरएनए पे डिपेंड होना पड़ता है। नेक्स्ट सवाल एक और है मेरे पास कि हमने अभी देखा था कि वायरसेस को दो क्लास में डिवाइड किया हमने, आरएनए वायरस और डीएनए वायरस। कौन सा वायरस जल्दी इवॉल्व करेगा, यानी आरएनए वायरस और डीएनए वायरस में एवोल्यूशन कौन जल्दी शो करता है? तो इसका आंसर बहुत आसान है, क्योंकि आरएनए वायरस में आरएनए प्रेजेंट है जो बहुत जल्दी म्यूटेशन शो करता है। अब जितना जल्दी म्यूटेशन शो होगा वो उतना ही जल्दी क्या होगा, एवोल्यूशन शो करेगा। इसलिए आरएनए वायरस जल्दी इवॉल्व होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आरएनए विच म्यूटेट्स फास्टर देन अ डीएनए मॉलिक्यूल। इसलिए इसका आंसर ये होगा। अब लास्ट टॉपिक जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड ऐसा नाम क्यों रखा? आप देखो, जब शुरुआत हुई थी हम लाइफ की, उस वक्त जो आरएनए था वो ही एक डोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता था। हम बहुत अच्छे से हमने हमारे पहले कुछ वीडियोस में सीखा था कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ये ध्यान रखना है, चीज़ नीट में बार बार पूछी जाती है और कंसेप्ट है कि सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल जो एवोल्यूशन के वक्त था वो था आरएनए, और उसके बाद में डीएनए ने उसको रिप्लेस किया। तो वो एरा या वो टाइम जब आरएनए वाज द मेन जेनेटिक मटेरियल, तो उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं आरएनए वर्ल्ड। तो आरएनए सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल था। और जो लाइफ प्रोसेसेस, बहुत से लाइफ प्रोसेसेस जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ट्रांसलेशन प्रोसेस और स्प्लाइसिंग, ये सब कुछ आरएनए के आसपास होती है। हमें पता है, देखो मेटाबॉलिक रिएक्शंस की बात करूँ तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर रेगुलेटेड बाय एंजाइम्स। और एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कहाँ से आते हैं? जब आरएनए ट्रांसलेट करेगा तो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस आरएनए के इर्द गिर्द घूमती है। ट्रांसलेशन ऑब्वियसली आरएनए का, प्रोटीन्स में कन्वर्जन और स्प्लाइसिंग भी आरएनए के अंदर होता है। इसलिए ये जो मेन लाइफ प्रोसेसेस है वो सारी आरएनए के डिपेंडेड है। देखो आरएनए, अब ये सवाल क्यों आता है कि सर ये कैसे प्रूव करोगे कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल? बहुत सिंपल सी बात है। देखो आरएनए समझो, हम लोग इसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और ये बोलते हैं कि डीएनए पहला जेनेटिक मटेरियल था। अब अगर डीएनए पहला जेनेटिक मटेरियल था तो डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए एंजाइम्स चाहिए, प्लस डीएनए को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, वापस प्रोटीन्स बनाने के लिए भी एंजाइम्स चाहिए, और उस वक्त एंजाइम्स नहीं थे। तो अगर आप सोचें आपको एक ऐसा प्रोसेस करना है, चाहे रेप्लिकेशन करना हो या ट्रांसक्रिप्शन करना हो, तो आपको एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, और एंजाइम की तरह आप काम नहीं कर सकते, तो आप ये प्रोसेस कैसे करोगे? लेकिन आरएनए जब शुरुआत हुई थी इस वर्ल्ड की, तब आरएनए बिकॉज उसके पास खुद के पास में कैटालाइटिक एक्टिविटी थी, तो वो आरएनए अपने आप कैटालाइज करके बहुत सी रिएक्शंस करवा पाता है। इसलिए हम कहते हैं, इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि यस, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट डीएनए। कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस ऐसी है हमारी बॉडी के अंदर जो आरएनए कैटलिस्ट के थ्रू की जाती है, मतलब आरएनए उसमें एंजाइम की तरह काम करता है, ना कि प्रोटीन्स। हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट कुछ बहुत एसेंशियल रिएक्शंस ऐसी है हमारी बॉडी के अंदर जो आरएनए द्वारा कैटलाइज की जाती है। तो ये सब चीज़ें ऐसी है जो प्रूव करती है कि आरएनए वुड हैव बीन द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। बट विद टाइम देखिए क्या हुआ, आरएनए वर्ल्ड के अंदर धीरे धीरे, बिकॉज आरएनए ज़्यादा रिएक्टिव था इसलिए वो कम स्टेबल था। अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, तो ये आरएनए ने एवोल्यूशन शो करके डीएनए का फॉर्मेशन किया। जैसे जैसे देखिए चीज़ें आगे बढ़ती गई, तो जो चीज़ हर मायने में बेहतर से बेहतर होती गई। तो बिकॉज आरएनए अनस्टेबल था तो एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल की तरह वो काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो भी एवोल्यूशन शो करके उसने डीएनए का फॉर्मेशन किया, और बाद में डीएनए ने कम्प्लीटली आरएनए को जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में रिप्लेस कर दिया इन ऑल दी ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में अब डीएनए आरएनए को रिप्लेस कर चुका था, और अब जो एरा या अब जो वर्ल्ड बना है उसको हम कहते हैं डीएनए वर्ल्ड। यानी शुरुआत हुई थी आरएनए वर्ल्ड से और बाद में बन गया डीएनए वर्ल्ड। तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से हमने स्टडी किए। अभी आप एनसीईआरटी खोलें और ये सारे पैराग्राफ अच्छे से पढ़ें
और चीज़ों को अच्छे से समझें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस, कीप स्टडिंग हार्ड। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। तो पूरा जो कंसेप्ट है डीएनए रेप्लिकेशन का वो हम लोग वहाँ पर एक साथ में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।